लोग होते हैं उनसे, जो क्लास के हमारे स्टूडेंट हैं उनसे मैं प्रेजेंटेशन भी करवाता हूँ। अब इसके ऊपर आप लोगों को, आप जो लास्ट टाइम मुझे युसरा ने बताया था कि आप लोग इस कोर्स में जो रजिस्टर है उनकी तादाद 9 है, करेक्ट? यही इतने लोग हैं ना? क्यों भाई? सर जी मेरे सर। पास जो है जी ना, मेरे पास सर ये आ नहीं रहा इसका ना वो रिसेशन का। हालांकि मैं ये बता के और एसआरएफ वगैरह सब फिल कर चुका हूँ, चलिए, तो वो वो मेरी उससे कोई बातचीत फर्क चल नहीं रही है। पड़ता, वो वहां पे सारी चीजें हो जाएंगी। टोटल क्लास में स्टूडेंट रजिस्टर्ड जो है 9 या 10 से ज्यादा तो नहीं है ना इस कोर्स के अंदर ऐसा भी। ही है सर, ऐसा ही है। ठीक है ना? तो अब आप लोग आपस में खुद बात करके 3 ग्रुप बना लें, ठीक है? ठीक। और ठीक है। आपने 20 से 25 मिनट की एक प्रेजेंटेशन बनानी है। टॉपिक भी आपको मैं अपना दे रहा हूँ। एक तो मेरे जहन में ये है कि जो मैंने पिछली दफा पढ़ाया था लोगों को, और एक चीज बड़ी सामने आई थी कि हमारे यहाँ लोगों को पॉलिसीज का अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान की जो एनर्जी के रिलेटेड पॉलिसी, खासतौर पे जो टॉपिक अभी हम कर रहे हैं ऑल्टरनेट एनर्जी का, इसकी पाकिस्तान में 2 दफा पॉलिसी बनी है। एक 2006 में, और उसको दोबारा जो है 18 या 19 में उसको उन्होंने दोबारा री इशू किया है, क्योंकि उसके टाइम लिमिट जो थी वो खत्म हो गई थी। तो एक टॉपिक तो जो मेरे जहन में ये आ रहा है कि वो जो आप लोगों को उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी कि व्हाट आर द रीजंस फॉर फेलियर, कि हमारे यहाँ ऑल्टरनेट एनर्जी उस लेवल पे नहीं पहुंच सकी जहाँ की दुनिया के अंदर पहुंच सकी। आगे की क्लासेस के अंदर हम देखेंगे कि विंड के ऊपर जो दुनिया में काम हुआ है और कितना ज्यादा लोगों ने किया है। मैंने आपको बीच में शायद कहीं बताया भी था कि हॉलैंड और जर्मनी की जो, हॉलैंड तो 100%, जर्मनी अच्छे खासे परसेंट जो है वो उसके ऊपर, विंड के ऊपर चले गए थे। इसी तरीके से लैटिन अमेरिका के, यानी वो तमाम ममालिक कि जिनके पास अल्लाह ने ये विंड एनर्जी दी है, विंड कॉरिडोर जिनके पास मौजूद है, उन्होंने इसको लिया है। अच्छा, इसके भी अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो कि हम जब करेंगे विंड को तो उस पर डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में 500 किलोमीटर का विंड कॉरिडोर होने के बावजूद भी बलूचिस्तान से लेके और घारो तक जो एक विंड कॉरिडोर अल्लाह ने हमें दिया है, उसके बाद भी हम उस जगह नहीं पहुंच सके। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हमारी जो एनर्जी पाई है उसके अंदर ऑल्टरनेट एनर्जी, जिसके अंदर सोलर भी आ जाता है और विंड भी आ जाता है, हमारे यहाँ तो ये 2 ही हैं। बाकी तो कुछ बगास वगैरह की जो शुगर मिल्स के साथ लगे हैं पावर प्लांट्स, वो हैं। ये हम 2 से 3% भी नहीं अचीव कर सकते। कोई डाटा 3% बताता है, कोई 2%। तो एक तो ये टॉपिक जो मेरे जहन में है वो ये है कि रीजंस क्या है, कि हमारी वक्त तो एक ब्रीफ पॉलिसी क्या है हमारी आरई की, जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की जो पॉलिसी है, और पॉलिसी के क्या फ्लॉज थे, व्हाट आर द अंडरलाइनिंग रीजन जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में अल्टरनेट एनर्जी को उस जगह नहीं ले जा सके जहां पे हमें इसको होना चाहिए था। एक टॉपिक तो ये आ रहा था जहन में। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसके अंदर 7 या 8 चीजें हैं जो कि दुनिया के अंदर बताई जाती हैं। जैसे कि ओशियन एनर्जी है, ठीक है ना? ओशियन एनर्जी के अंदर भी 2-3 सब डिवीजन हो जाती हैं कि ओशियन के समंदर के अंदर जो सॉल्ट का ग्रेडियंट होता है, लोग उसको भी यूज करके एनर्जी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है समंदर के अंदर के, यानी ऊपर जो है 20-30 मीटर तक जो टेम्परेचर कुछ और होता है, जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो उसको भी लोग यूज करके एनर्जी पैदा करने की कोशिश, ये सारे, लेकिन ये भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज के अंदर है। तो हमें उस पर नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? कि ये जियोथर्मल जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा नहीं है। मैं आपके साथ इस पे पूरा डिस्कस करूंगा कि दुनिया में कितना काम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम उसको। तो बाकी 2 टॉपिक हमने और सिलेक्ट करने, एक तो मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग आपस में बात करके अपने 3 ग्रुप बना लें। अब जब हम ईद के बाद हम क्लासरूम में फिजिकल क्लासेस पे जाएंगे तो उस वक्त हम डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास जो है वो ईद से पहले एक इतवार आ रही है, ठीक है ना? उस पर भी एक क्लास हम करेंगे। तो ये मेरे जहन में चीजें थी कि 3 ग्रुप होंगे, 20 से 25 मिनट की प्रेजेंटेशन होगी। और ये 20 नंबर का, सॉरी 15 नंबर का ये होता है जो मैं करता हूँ, जिसमें से 10 नंबर जो हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन, उसकी वैल्यूएशन आपने किस तरह किया वो, और 5 नंबर जो होते हैं आपके पीयर्स देते हैं। मेरा तरीकाकार ये है कि मैं अपने पास 10 नंबर रखता हूँ, 5 नंबर आपके साथियों पे छोड़ता हूँ कि आप बताएं ये प्रेजेंटेशन जो बनी है इसकी क्वालिटी कैसी है। जो प्रेजेंटर थे 2 या 3 इस ग्रुप के, उन्होंने किस तरीके से प्रेजेंट किया। प्रेजेंटर की क्वालिटी जो होती है वो इंडिविजुअल भी हो जाती है। बाज होता है एक ग्रुप के अंदर एक बंदा बहुत अच्छा प्रेजेंट करता है,
उसको प्रेजेंटेशन को आपको 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, बारी बारी सब उसको पोर्शन बना के उसको कवर करेंगे। तो दिस इज व्हाट आई हैव इन माइंड। अगर आपका कोई आइडिया हो तो प्लीज मुझसे शेयर करें जरूर, मैं आई एम ओपन। ये पहले मैंने 3 सेमेस्टर में तो यही किया है। उससे ये होता है कि आपको खुद पता होता है कि आपने क्या बनाया है, आपको क्या नंबर मिले। देखिए मिड टर्म वगैरह जो होते हैं ना, एक चीज और बड़ी क्लियर कर दूं आपको, मैं इस चीज का बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि जब कोई स्टूडेंट मास्टर्स करने के लिए आता है तो वहां पे पास फेल का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। ये मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता कि जो बास टीचर्स की फिलॉसफी होती है कि जी बंदा फेल हो गया वो रिपीट करता फिर रहा है भागता फिर रहा है। नो, आपका काम है नॉलेज इम्पार्ट करना, स्टूडेंट का काम है नॉलेज को एब्जॉर्ब करना, रिटेन करना और उसको करना। ना मैं रट्टे में बिलीव करता हूँ कि जी मैं लंबे लंबे मजमून आपको लिख के दूं या जो बताऊं उसको आप रट्टा मारें और करें। मैं आप जब आपके सामने मिड टर्म करूंगा, जब भी डेट होगी, मैं आपको अभी पहले से पेपर आउट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 20 सवाल आपको दूंगा, या 30 नंबर का है ना, हाँ 30 नंबर का, सिर्फ 20 सवाल होंगे उसके अंदर। ठीक है ना, कोई सवाल 1 नंबर का होगा, कोई सवाल 2 नंबर का होगा, इससे ज्यादा नहीं होते। अच्छा, और मैं जो चेक करता हूँ कि जो जो कुछ आपके साथ क्लासरूम में या ऑनलाइन जो डिस्कशन हुआ है उसमें से आपने क्या रिटेन किया, कॉन्सेप्ट को कितना समझा है। मेरे सवाल कोई ऐसे में सवाल नहीं पूछता कि जिसके अंदर आपको कोई कहानी लिखनी पड़े, कोई अलिफ लैला लिखनी पड़े, ये नहीं करता। हाँ, फाइनल में जरूर मैं एक पेपर देता हूँ, एक सवाल देता हूँ जो कि 10 नंबर का होता है 50 में से। वो ये होता है कि जी आपने जो ये 13-14 क्लासें अटेंड की, इससे आपने क्या सीखा। वो आपको अपने अल्फाज में लिखना पड़ता है कि जी ये कोर्स था, ये कंटेंट्स थे, हमने ये पढ़ा, ये जब मैंने कोर्स शुरू किया था तो मुझे क्या आता था, जब मैंने खत्म किया तो मुझे क्या आता है। ये आउटकम जो है उस कोर्स का, उसके लिए आपको मैं अभी पहले से बता रहा हूँ कि ये सवाल मैं हर पेपर में ये डालता हूँ कि लर्निंग क्या हुई इस कोर्स से, आउटकम क्या हुआ इस कोर्स से, और इस कोर्स में क्या डेफिशिएंसी थी। ये टीचर इवैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे जो पूछता हूँ कि जी आप बताइए कि आपने जब कोर्स शुरू किया था आपको क्या आता था, जब कोर्स खत्म किया आपकी नॉलेज में कितना इजाफा हुआ, और आगे फ्यूचर में आपकी ये क्या मदद करेगा, और इसके अंदर क्या चीज कम रह गई जो अगर होती तो और बेहतर होता। वो मेरे लिए होता है वो पोर्शन जो होता है ना उसका, ताकि उसको आगे बढ़ सकें। और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कोई कहे जी ये बड़ा अच्छा टीचर था, बड़ा अच्छा था बुरा था। अगर आप मेरे गलतियों की निशानदेही करेंगे तो आई विल अप्रिशिएट रादर मोर कि ये जो है। तो एक टॉपिक मैंने आपको बता दिया है मिस यूसरा, मैं आपको अपॉइंट कर रहा हूँ CRS क्लास का, ठीक है। जी सर। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको पहले बता दूं, जिसको भी मैं CR देता हूँ उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, उसको जितने भी वो नंबर स्कोर करता है स्टूडेंट 2 नंबर में उसको एक्स्ट्रा देता हूँ। एंड दिस इज, जब मैं चेयरमैन था उस वक्त भी मैं ये करता था, तमाम टीचर्स को कहता था कि CR आपके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में हेल्प कर रहा है तो उसको वो डिजर्व करता है, ही और शी के उसको जो है 2 नंबर ज्यादा दिए जाए। तो जो भी मेरे कोर्स में CR होता है उसको मैं 2 नंबर एक्स्ट्रा देता हूँ, वट एवर जो उसने स्कोर किए हैं। और ये सब लोगों को पता होना चाहिए, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि जी ये है, ठीक है। और मिस यूसरा, आई होप कि यू आर मेंटेनिंग द अटेंडेंस। अभी तक जितनी भी क्लासें हमारी हुई हैं, दो तो जी हमारी सर। फिजिकल क्लासेस थी ना, पहली क्लास में तो सिर्फ 2 ही स्टूडेंट थे, उनमें से शायद एक ड्रॉप आउट हो गए, सिकंदर साहब जो थे ना, उनको वो मुझे नजर नहीं आ रहा उसके बाद से। और मेरा कैंपस जाना हुआ नहीं है कि मैं पता करूं कि वो हैं या छोड़ दिया उन्होंने कोर्स, सिकंदर थे। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ हैं, अगर आपका कोई इनपुट है तो प्लीज मुझे बता दें, वरना फिर हम आगे शुरू करते हैं। टॉपिक्स के लिहाज से मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अ, हमें और प्रेजेंटेशन के जो 3 ग्रुप जो बनेंगे हमारे, आप लोगों ने ग्रुप खुद बनाने, मैं किसी के उसमें नहीं पढ़ूंगा कि जी क्या है। और उस ग्रुप ने मिलकर प्रेजेंटेशन बनानी है, प्रेजेंटेशन आपने करनी है, एक क्लास के अंदर हम 3 घंटे की क्लास में उसको खत्म कर लेंगे। और उसी वक्त नंबरिंग करके मैं आपके सामने नंबरिंग होगी, आपके दोस्त खुद बताएंगे, जो आपके पीयर्स हैं वो खुद बताएंगे एवेल्युएट करके कि प्रेजेंटेशन जो हुई है ये इसको 10 में से कितने नंबर देने चाहिए। 7 नंबर की प्रेजेंटेशन है, 8 नंबर की प्रेजेंटेशन, 9 नंबर की है, 10 नंबर की। नंबर 2 ये कि जी जो 5 नंबर जो प्रेजेंटर के हैं वो भी आप ही लोग इवेल्युएट करेंगे। तो इसमें मेरा रोल नहीं होता, आपका अपना रोल होता है आपके साथ ही। ये हमारे यहाँ कॉर्पोरेट लाइफ में इसको हम कहते हैं पीयर्स इवेल्युएशन। कि जब कोई शख्स इदारे में काम कर रहा होता है, तो एक तो उसके बॉस की राय होती है उसके मुतालिक कि इसको जो हमने काम दिया कैसे किया कैसे नहीं किया, ये होता है। दूसरा ये होता है कि जिससे उसका इंटरेक्शन होता है, इसको हम HR किस तरह में कहलाते हैं, कहते हैं कि 360 डिग्री इवेल्युएशन।
360 डिग्री वेरिएशन ये होती है कि एक तो जिन कस्टमर्स के साथ वो डील कर रहा है, वो कस्टमर्स का जो फीडबैक होता है उस शख्स के मुतालिक वो लिया जाता है, और फिर उसके जो पीयर्स होते हैं, जिन डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक होता है, जैसे मिसाल के तौर पे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो आपके जो साथी लेक्चरर हैं, एक तो स्टूडेंट आपके जो हैं वो आपको इवैल्यूएट करते हैं कोर्स के एंड के ऊपर। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये तरीका है ना? टीचर्स इवैल्यूएशन का एक फॉर्म भरवाया जाता है बच्चों से। जी इंस्टीट्यूट सर। आप तो पढ़ाती हैं, यही तरीका है ना? जो हमारे साथी कोयटा यूनिवर्सिटी के हैं, मैं गलत कह रहा हूँ, यही बात है ना? जी सर, ऐसा ही है। एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है जो कॉर्पोरेट लाइफ में होता है कि आपका ताल्लुक पड़ रहा है एचआर डिपार्टमेंट से, आपका ताल्लुक पड़ रहा है, फर्ज करें किसी और डिपार्टमेंट से आपका इंटरेक्शन है, आप मैकेनिकल में पढ़ा रही हैं, आपका इलेक्ट्रिकल वालों से बता तो जिस जिस से आपका इंटरेक्शन पड़ता है उनसे फीडबैक दिया जाता है। वो ये बताता है कि आपका टीम वर्क कैसा है, लोगों से मिलने जुलने में आप कैसे हैं, मीटिंग्स अगर कोई हो रही है, डिपार्टमेंटल मीटिंग्स हो रही हैं, उनमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आप कोई बिला जरूरत बातें तो नहीं करते, ये कहलाता है। इससे पूरी एक पर्सनैलिटी असेसमेंट होती है। मैं वो जाहिर है कि वो चीज नहीं कर सकता यहाँ पे आपके साथ, मैं सिर्फ इस प्रेजेंटेशन के हवाले से कह रहा हूँ कि आपके पीयर्स आपको इवेल्युएट करेंगे कि जो आपने प्रेजेंट किया है प्रेजेंटेशन। देखिए, मैंने 40-42 साल की नौकरी जब मैं कर रहा हूँ, उसमें मैंने एक ही चीज सीखी है, और वो चीज ये है कि जो एमबीए किए हुए स्टूडेंट होते हैं और जो इंजीनियर्स होते हैं, दोनों में एक बेसिक फर्क होता है प्रेजेंटेशन स्किल्स का। कि एमबीए के कोर्स में या बीबीए के कोर्स में उनको पहले सेमेस्टर से ये चीज सिखाई जाती है कि तुमने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, अपने ख्यालात को कैसे करना। इंजीनियरिंग के कोर्सेज में प्रॉब्लम ये है कि इस एरिया के ऊपर हम इतना तवज्जो नहीं देते, नहीं करते। उसका नतीजा ये होता है कि जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में दाखिल होते हैं, किसी भी इदारे में आप जाते हैं, चाहे वो आपका एजुकेशन का इदारा हो या आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो या किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हो, जो सबसे ज्यादा चीज काउंट होती है कि जो आपको काम दिया गया, जो आइडिया आपको दिया गया, उस आइडिया को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, या जो आपने प्रोग्रेस की है उसको आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल मिसाल बताऊं, मेरे एक सीनियर थे, जब मैंने पीएसओ ज्वाइन की तो वो यूनिवर्सिटी में, यानी जब मैं दाखिल हुआ हूं तो वो 74 में पास करके निकल चुके थे, यानी 6 साल मुझसे आगे थे। लेकिन जाहिर है कि जब एक ही आप यूनिवर्सिटी के होते हैं तो आपका एक ताल्लुक होता है। और ये इतना कॉम्पिटेंट इंजीनियर मैंने नहीं देखा पाइपलाइन इंजीनियरिंग के हवाले से। पाइपलाइन अगर डालनी है, पाइपलाइन की प्लानिंग करनी है, उसकी डिजाइनिंग, ये हर चीज टेबल पे बैठ के वो बंदा, मतलब वो लेजेंड था कि उसके पास आप चले जाएं, वो उंगलियों पे आपको बता देता था कि जी अगर आपने 16 इंच की पाइपलाइन डालनी है, इतने किलोमीटर की डालनी है, तो उसका मटेरियल कौन सा होगा, उसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कैसे आएगी, टैंक अगर बनाना है तो क्या होगा, इस तरह की चीजें थी। बट बिलीव मी वो बंदा पीएसओ में 1 से लेके 7 ग्रेड होते थे, 7 जो लोएस्ट ग्रेड है, 1 जो जनरल मैनेजर का। ही कुड नॉट गो बियॉन्ड द ग्रुप 2। ही रिटायर्ड इन ग्रुप 2 एज ए डिप्टी जनरल मैनेजर। ही कुडंट इवन मेक टू जनरल मैनेजर। वजह क्या थी कि जिस वक्त भी कोई सेल्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसके अंदर प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहे हैं, मैनेजमेंट के सामने प्रोजेक्ट हो रहे हैं, बोर्ड के सामने अगर जा रहे हैं, वहां पे जाके जब प्रेजेंटेशन करने को खड़ा होता था तो वो उसकी टांगे कांपने लगती थी, हकलाना शुरू कर देता। इवेंचुअली लोग बेजार आ जाते थे और सम और कभी कोई बीच में इंटरवीन करके उसको प्रेजेंटेशन करवाया करता। तो मैंने वहां से ये सबक सीखा कि अगर आपने करियर के अंदर चलना है, अपने आप को आगे लेके चलना है, तो इस कमी के ऊपर आपने अपने काम करना पड़ता है, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेहतर बनाना पड़ता है। आपके ख्यालात, आप हो सकता है इस दौर के आइंस्टाइन हो, ठीक है, आप कोई भी आप सलाम हो सकते हैं इस दौर के। आप वो जो लड़की है जो जिसका नोबेल के लिए इनाम लिया जा रहा है, पाकिस्तानी मावल वाला जो है, नाम मैं उसको भूल रहा हूँ, वो हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने ख्यालात को अक्रॉस लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो आपकी नॉलेज आपके लिए जो है बेकार होती है।
कागज पे आप जरूर ट्रांसफर कर देते हैं, उस कागज पे समझने वालों के लिए भी एक इंटेलेक्ट होना चाहिए जो उसको समझ सके। तो ये मेरा है, ये जो मैं कराता हूँ प्रेजेंटेशन, इसका मकसद ये नहीं है कि मैं आपका कोई इम्तिहान ले रहा हूँ कुछ है। ये आपकी एक तरबियत का हिस्सा है कि जब आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, उस जो कोई भी आपकी रिसर्च है उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर आप 10 मिनट की, 15 मिनट की, यानी 10 स्लाइड या 15 स्लाइड या 18-20 स्लाइड्स आप बनाते हैं। वो उससे आपका अंदाजा हो जाता है कि आपका ज़हन कितना स्ट्रक्चर्ड है, कौन सी बात पहले कहनी, कौन सी बात बाद में कहनी है वो। अ, तीसरे ये कि जो आपके जो सारी रिसर्च के कंक्लूजन है, जो उसको कैसे आप कंक्लूड कर रहे हैं। और चौथी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर केस। जितना स्ट्रॉन्ग आपकी प्रेजेंटेशन होती है, अब आप देख लीजिए ना कि जितनी भी कंपनियां होती हैं, मार्केटिंग कंपनियां होती हैं, या इवन सॉफ्टवेयर हाउसेज को देख लें कि ये जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कुछ करते हैं तो ये मुख्तलिफ इदारों में जाके टाइम लेते हैं और उनको अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं। अभी मैं जहाँ मैं काम कर रहा हूँ अभी, बात थोड़ी सी डाइग्रेस हो रही है, लेकिन जस्ट टू एजुकेट यू किस तरीके से होता है कि हम वहाँ पे, हमारे पास फिजिकल रिकॉर्ड मौजूद है कोई 1963 से अब तक, जितनी भी खतो किताबत हुई, जो रिपोर्ट्स हैं। तो मैंने जाके लोगों से कहा कि भाई अल्लाह ना करे अगर आग लग जाए तो सारा रिकॉर्ड तो ज़ाया हो जाएगा। तो व्हाई डोंट वी गो फॉर, आजकल तो बड़ी एडवांसमेंट हो गई टेक्नोलॉजी के अंदर, हम किसी कंपनी से कहते हैं कि वो आए और उसको स्कैन करके हमें सारा रिकॉर्ड को कॉपीज बना के हमें दे दे, और एक सर्वर हम शेयर्ड सर्वर अवेलेबल हो गए हैं पाकिस्तान में भी। हम सारे रिकॉर्ड को ट्रांसफर कर दें प्रीमिसेस से बाहर, कि एक कॉपी जहां हमारा ऑफिस है वहां रहे और एक कॉपी बाहर है। अल्लाह ना करे अगर ऑफिस में कुछ हो जाए और जो हमने मिनी सर्वर लिया हुआ है उसको डैमेज हो जाता है, क्रैश कर जाता है, कुछ कर जाता है, तो हमारे पास एक बैकअप हो। हमने इसका एक छोटा सा टीओआर बना के जो पाकिस्तान की कराची के अंदर 6-7 बड़ी कंपनियां उनको भेजा। और जाहिर है कि कॉस्ट कंसिडरेशन अपनी जगह पे होती है, लेकिन आप ये देखते हैं कि जो आइडिया लेके आए, क्या लेके आए, किस तरीके से होगा, कितनी जल्दी होगा, कितने लोग होंगे, उसकी एक्सेस कैसे कर सकेंगे। तो जब उन लोगों की मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था तो वन थिंग आई रियलाइज्ड कि बेसिकली टेक्नोलॉजी तो एक ही है जो सब यूज कर रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी तो वही है ना, जो भी ज़ाहिर है कि स्कैन करेगा, उसको स्टोर करेगा। अब जिस शख्स ने हमें फाइलिंग का तरीकाकार समझाया कि जी अब ये फाइलिंग का तरीकाकार आ गया, आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग यूँ कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, उसकी उस प्रेज़ेंटेशन की वजह से, क्योंकि 2 तरह की इवैल्यूएशन होती है, एक होती है टेक्निकल इवैल्यूएशन और एक होती है फाइनेंशियल इवैल्यूएशन। कि टेक्निकली कौन कितना साउंड था, क्या उसने सच, जो हमारी तो एक आउटलाइन होती है ना कि जो हम काम कराना चाहते हैं, उन्होंने डिटेल के अंदर एक प्रपोजल बना के सबमिट की, जिसको हमने बैठ के साथियों ने के साथ बैठ के हमने इवैल्यूएट किया, फिर हमने लोगों को बुलाया, उनकी प्रेजेंटेशन ली। तो जिस कंपनी को हमने सिलेक्ट किया, उसके सिलेक्ट करने की बुनियादी वजह जो उसने प्रेजेंटेशन की थी कि वो क्या कर सकता है, ये एक मिसाल मैं आपको। दूसरे, पीआर एजेंसी जब होती है ना कि आप अपने हायर करते हैं एक एजेंसी को अपनी प्रमोशन के लिए। अब तो पूरी दुनिया में ये रिवाज आ गया, सियासतदान भी हायर करते हैं, कंपनीज भी हायर करती हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई डिजास्टर हो जाए तो उसको मैनेज करने के लिए, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए वो उसको मतलब उनको मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और तो उसका भी हम मैंने यही देखा कि हमने 6 पाकिस्तान की बड़ी एजेंसीज को बुलाया कि जी ये हमारा काम है, ये है। और पहले हमने टेक्निकली इवैल्यूएट किया तो 6 में से हमने 3 को किया शॉर्टलिस्ट। और उनकी प्रेजेंटेशन देखने के बाद फिर ज़ाहिर है कि कमर्शियल एस्पेक्ट होता है कि जी एक आदमी 10 लाख रुपए महीने के माँग रहा है, एक आदमी 7 लाख माँग रहा है। तो देखते हुए कहीं कंप्रोमाइज़ करके ये ना हो कि 10 लाख वाला है तो आप 10 लाख भी दे दें और सर्विस ना मिले, तो आप बीच में, तो यही पॉइंट मैं आपसे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ आता होगा, इससे कोई चैलेंज नहीं कर सकता आपकी नॉलेज को या आपके जो स्किल सेट है उसको। लेकिन अगर दुनिया को आप बता नहीं सकते कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, तो ये आपके लिए बड़ा नुकसानदेह चीज़ हो जाती है। और ख़ास तौर पे जो लोग पीएचडी कर रहे हैं ना, उनको तो इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जैसे ज़िक्रिया साहब हैं या दूसरी बीवी हैं जो पीएचडी कर रही हैं। ये देखिए कि आप जब पीएचडी में आपकी 3 या 4 बड़ी प्रेज़ेंटेशंस होती हैं। पाकिस्तान की पीएचडी को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में जिस तरीके से पीएचडीयाँ हो रही हैं और जिस तरीके से डिग्रियाँ बढ़ रही हैं,
दैट्स अनदर पॉइंट, कभी मौका मिला तो उस पर बात करूंगा, क्योंकि मेरे सामने हमदर्द में जब मैं चेयरमैन था 5 PhD हुई हैं, मेरे हिसाब से तो एक को भी नहीं मिलनी चाहिए, मेरी जाती राय है ये। लेकिन ये कि जहाँ जो तरीकाकार चल रहा है और जो चल रहा है, मैंने बाहर भी पढ़ा है, मैंने वहां पे भी लोगों को देखा है। वहां पे जब ओपन डिफेंस होता है ना, मैंने लोगों को नर्वस ब्रेकडाउन होते हुए देखा है। वो दवाइयां खानी शुरू कर देते हैं और इतनी वो तैयारी करते हैं सब्जेक्ट की वाइवा से पहले कि जी ये सवाल आ गया तो क्या होगा, ये सवाल आ गया तो क्या होगा, ये सवाल आ गया तो उसकी तैयारी कर करके अपनी चीजें वो भूल जाते हैं जो सवाल को एक्सपेक्ट करते हैं कि रिलेटेड। और जाहिर है कि वो लोग जो सवाल पूछने वाले होते हैं उनमें से इतना कोई बच्चा नहीं होता कि कोई आपसे बुनियादी बात पूछ ले कोई ऐसी। अभी मैं 7th सेमेस्टर को पढ़ा रहा था, 2 साल पुरानी बात है, मैकेनिकल के। तो जब मैंने उनका फाइनल ईयर का पेपर लिया, मैंने 20 नंबर का एक सवाल डाल दिया उसके अंदर, क्योंकि सारी क्लासेस ऑनलाइन हुई थी, ठीक है ना। और मैंने सिर्फ एक सवाल डाला उसके अंदर 20 नंबर का कि जी आपकी नजर में, सिर्फ जस्ट टू जज के, ऑनलाइन के अंदर बड़ा हमें इशू आ रहा था कि स्टूडेंट, आप लोग तो जिम्मेदार लोग हैं, स्टूडेंट ऑनलाइन होकर गायब हो जाया करते थे। अब आपके पास उनकी अटेंडेंस तो आ गई, पता नहीं कि उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा। फिर बाद में ये होता था कि 3-3 4-4 स्टूडेंट बैठ के एक साथ पेपर किया करते थे। खैर इतने तो हमें भी अकल है कि पकड़ लेते थे क्या हुआ है। मैंने उनको जज करने के लिए एक सवाल डाल दिया जो कि सिलेबस का नहीं था, और वो सिंपल सवाल था कि जी साइंस के 10, आपकी नजर में साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 लॉज कौन से हैं, और आप इनकी लिस्टिंग करें 1 to 10, और जस्टिफाई करें इस रीजनिंग को कि आपने, मिसाल के तौर पे कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, E=mc², इसको अगर आपने नंबर 1 दिया तो क्यों दिया है, या न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी तो उसको नंबर 2 दिया है तो क्यों दिया है, लॉ ऑफ मोशन को कहाँ रखा है, ठीक है ना। इसी तरीके से बर्नौलिस थ्योरम है, ये मैंने एक सिंपल सवाल दे दिया। मेरे कुछ 39 स्टूडेंट थे उस क्लास के अंदर, जिनको 39 थे या 37 थे, यानी आप यकीन करें कि सिर्फ 7 लड़के थे कि जो सही जवाब दिए, सिर्फ 7 लड़के। क्यों? कि पूरे कोर्स में उन्होंने कॉन्सेप्चुअली, एक तो ये कि पीछे से जो पढ़ के आए थे ना, यानी मैट्रिक इंटर में उन्होंने जो ये सारे लॉस का उनको आइडिया था, ठीक है ना। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो उसको वो जस्टिफाई कर सकता है कि बॉयल्स लॉ की, चार्ल्स लॉ की क्या अहमियत है, ठीक है ना। एंट्रोपी की क्या अहमियत है, ये इस तरह की चीजें जो हैं, ये जब उन्होंने जस्टिफाई करने लिखा, वो लिखने से आपको पता चल जाता। 10 लॉ लिस्ट करना तो कोई भी बात नहीं है, कोई भी आदमी लिस्ट कर सकता है ना। आप अगर ऑनलाइन बैठ के पेपर दे रहे हैं, आपने मोबाइल खोला और आपने उसके ऊपर एक सर्च मारी, आपके पास 10 लॉ आ जाएंगे। लेकिन जब उनकी जस्टिफिकेशन करने हैं, वो तो आपको खुद करनी है ना, कि 1 पे किसको रखा, 2 पे किसको रखा, 3 पे क्यों रखा, रीजन क्या है। वहां आके आदमी की नॉलेज का पता चल जाता है। तो ये सारी तकरीर करने का, आप लोगों के साथ ये बातें करने का जो मकसद है मेरा, वो ये है कि एक टॉपिक तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये अब, और बाकी आप दोनों, आपने 3 ग्रुप बनाने हैं और उसको आपने करना है। देखें, पिछली दफा भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में पूरे स्टूडेंट नहीं आ सकते तो फिजिकल में क्या होगा मुझे बता दीजिए। उसमें तो आपको घर से निकल के यूनिवर्सिटी तक पहुंचना होगा ना। अभी अयाज साहब हैं, हसन फरीद साहब हैं, एम रयान है, युसरा हैं, और कौन है, जुनेद हैं, सनम हैं, यस सर। 7 लोग हैं। तो अभी आप खुद मुझे बता रहे हैं कि जी आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट इससे ज्यादा रजिस्टर्ड। तो अब मेरे भाई, ऑनलाइन अगर नहीं कर पा रहे तो आगे कैसे करोगे, ये तो बता दो मुझे। मैं इस गारंटी के साथ आपसे ये कह रहा हूँ, ये देखें, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए कि झूठ बोलने के बाद उसको याद भी रखना पड़ता है। ये तो मेरा आपका से वादा है कि फेल में किसी को करूं। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। लेकिन जिसको जितने नंबर ज्यादा चाहिए उसको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और इसमें 5 नंबर में इसकी भी रखता हूँ। क्लास पार्ट देखें, अभी क्लास तो हो नहीं रही है ना, तो क्लास पार्टिसिपेशन प्लस अटेंडेंस के मैं 5 नंबर रखता हूँ, जो कि मैं रेयान, पेपर देते हेलो हुए मैं उन चीजों हेलो, को, उन बाहर चीजों, आ जाओ, मेंबर आ जाइए। आप ठीक है। उधर चले जाएं। अच्छा, जाए तो बेटा। ये तो हो गई जनाब बात। हाँ है, अब आ जाओ, आ जाओ बेटा।
अच्छा कोई बात नहीं, मिल जाएंगे मिल जाएंगे। अच्छा मैं ले आती हूँ, सब्र करो। मिसेजरा जो है जरा बच्चों को लगी हुई है समझाने में। चलें, ठीक है जी। अच्छा, पिछली दफा तो हमने, चलें लेट्स कम बैक टू टॉपिक। पिछली दफा हमने डिस्कस किया था कि एनवायरमेंट, ये जो फॉसिल फ्यूल होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, क्या है, कितनी थ्योरीज है उसके मुतालिक, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल हैं। फॉसिल फ्यूल में हमने ये भी डिस्कस किया कि सबसे ज्यादा एनवायरमेंट को डैमेज ये कर रहे हैं, ठीक है। जो ग्लोबल टेम्परेचर की हमने बात की कि जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई है, जॉर्ज जेम्स वॉट के पहले इंजन बने, स्टीम इंजन बनाने से लेकर, और 2000 1995 ये जब ये बात कोयटो प्रोटोकॉल आया उस वक्त तक, और उसके बाद अब तक जो है हम ये दुनिया इस नतीजे में पहुंची है, ग्लोबल टेम्परेचर जो है 1.5 से 2 डिग्री बढ़ गई, और आगे ये बातें हो रही हैं कि अगले 20 सालों के अंदर हम इसको लिमिट करें उसी के ऊपर, इससे ज्यादा ना बढ़ने दें। उसकी कॉन्सिक्वेंसेज जो है वही है कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, जो जजीरे हैं उनके डूबने का खतरा हो गया है, फिर ग्लोबल वार्मिंग के जो दूसरे इफेक्ट हैं, ओजोन लेयर डैमेज कर रहे हैं, ऐसे केमिकल्स को हम यूज कर रहे हैं, ऐसी गैसेस को यूज कर रहे हैं जिससे कि बीमारियां फैल रही हैं। सन वो फिल्टर जो होके आती हैं हमारे पास सनरेज, वो सारी चीजें नहीं हो पा रही। ये तो एक चीज हो गई। अब ये कि जो फॉसिल फ्यूल, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। रोज आना हम 100 मिलियन बैरल अगर उसको इजीली कन्वर्ट करें तो समझ लें 20 से 22 मिलियन टन फ्यूल जो है हम दुनिया के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसको 365 से आप मल्टीप्लाई कर लें कितना हो रहा है। तो जाहिर है कि जब ये जलता है, कंपोजिशन मैंने आपको बताई, चाहे गैस हो, चाहे डीजल हो, चाहे फ्यूल ऑयल हो, चाहे पेट्रोल हो, हर चीज के अंदर दो ही चीजें होती हैं, तो कार्बन होती है या हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन की कोई इतना नुकसानदेह नहीं है। हाइड्रोजन जल के जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है, H2O बना देती है। लेकिन इसके अंदर जो सल्फर और कार्बन है, ये दो बड़ी खतरनाक चीजें हैं। सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है, और आगे जाके हम देखेंगे कि इसके एनवायरमेंटल जो है पे इसका, जो हमारे फॉसिल फ्यूल हैं, ये हमारे एनवायरमेंट के साथ कर क्या। अच्छा, इसमें जो जिसके कंटेंट हैं इसके, एक तो है थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, दूसरा है केमिकल और पार्टिकुलेट पॉल्यूशन, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, सल्फर है, पार्टिकुलेट मैटर है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये चीजें हमने इस प्रेजेंटेशन के अंदर कवर करनी है, और इसको हमने देखना है कि जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं इसके इम्पैक्ट जो है हमारे ऊपर कहाँ तक हो रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो भी फॉसिल फ्यूल आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो बगास की फॉर्म के अंदर हो, वो गो के वो क्लियर आता है, वो उसके अंदर भी कार्बन होती है, ठीक है ना। हर चीज जो आप जला रहे हैं ना, जिससे आपको हीट मिल रही है, जो हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात की थी क्लास के अंदर, हमें हीट लेते हैं, हम हीट लेके हम अपनी एनर्जी उससे हासिल करते हैं। जो चीज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल के, वो इंसानों के लिए भी खतरनाक है और एनवायरनमेंट के लिए भी खतरनाक है। तो हमें इस तरीके से अपने आप को अलाइन करना है कि चीजों को, हम एनवायरनमेंट को अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी पूरी करते रहें और डैमेज ना करें। सबसे पहली बात, जब मैंने आपको बताया था कि हम ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिल करके जो है निकालते हैं, तेल निकालते हैं जमीन से, गैस निकालते हैं, कोल निकालते हैं, ये कितना एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये सब पहली चीज जो इफेक्ट करते हैं, पानी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, पानी का इस्तेमाल जो है ऑयल ड्रिलिंग के अंदर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। यानी एक बैरल ऑयल निकालने के लिए 3 से 4 बैरल, यानी अगर 200 लीटर आप, 150 लीटर अगर आप ऑयल निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आप 500 से 600 लीटर पानी आपको चाहिए। अब पानी के रिसोर्सेज, ये एक अलग डिबेट है, वो मैं यहाँ पे बात नहीं कर सकता, वो एनवायरनमेंट के अंदर चला जाता है कि दुनिया में पानी कितना कम हो रहा है और उसके इफेक्ट क्या होंगे। तो पहला जो इफेक्ट होता है उसका ये होता है कि फॉसिल फ्यूल की एक्सट्रैक्शन करने के लिए, तो अब आप छोटा सा रूल ऑफ थंब से देख लीजिए। ये किसी ने चैट में कुछ लिखा है, सर योर वॉइस इज वेरी लो, प्लीज माइक को नियर कर लें।
मेरे भाई मैं तो अपने कंप्यूटर ऑडियो माइक से बात कर रहा हूँ, जिसने भी ये मैसेज मुझे सनम साहिबा ने भेजा है। मिस सनम, मसला ये है कि मैं सिर्फ अपने कंप्यूटर ऑडियो यूज कर रहा हूँ, मेरे पास वो माइक है नहीं घर के अंदर। अच्छा अच्छा, सही, ठीक है सर, फिर हम कान लगा के सुन लेते हैं। नहीं, कान लगा के भी सुन लीजिए, और फिर जब वीडियो तो बाद में होगी ना, उसको भी सुन लीजिएगा आप, जी उसमें तो सर। शायद से आवाज सही आ जाएगी। तो ठीक है सर। अगर हम 100 मिलियन बैरल दुनिया से भी रोजाना निकाल रहे हैं, तो सिंपल रूल ऑफ थंब है कि 300 मिलियन बैरल कम से कम, ये 350 मिलियन बैरल हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको मैं बता दूं कि ये पानी जो होता है, ये आप सी वाटर के लिए यूज नहीं कर सकते। जहां समंदर में आप कर रहे हैं, ऑफशोर ड्रिल कर रहे हैं, वहां तो हो सकता है, लेकिन जमीन पे जहां आप कर रहे हैं ना, ऑन शोर ड्रिलिंग जो हो रहा है, उसके लिए जो पानी का इस्तेमाल होता है वो स्वीट वाटर ही होता है। या वहां पे आप ड्रिलिंग करते हैं और पानी अगर मिल जाता है आपको आसपास, उस पानी को आप यूज करते हैं। तो पहला तो इफेक्ट ये है इसका है कि आपके जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनका ये बेड़ा गर्क करता है और उनके ऊपर एक प्रेशर डालता है। ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे आप इसके अंदर एक थ्योरी पढ़ाई जाती है, हर्बर्ट पीक कहलाता है, कि कोई भी फील्ड जब आती है, चाहे वो ऑयल की हो या गैस की हो, इनिशियली उसकी प्रोडक्शन कम होती है, फिर प्रोडक्शन बढ़नी शुरू होती है, तो एक कर्व बनता है, वो पीक पे जाता है, और पीक पे जाने के बाद उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो मिसाल के तौर पे अगर एक फील्ड आई है, वो जो है आपको रोजाना जो है वो 1 मिलियन बैरल दे रही है, फिर वो बढ़ते बढ़ते 2 पे पहुंचेगी, 2.5 पे पहुंचेगी, 2.5 उसका पीक हो गया, उसके बाद उसकी प्रोडक्शन का डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। डिक्लाइन होते होते वो दोबारा जो है, जैसे जैसे उसकी प्रोडक्शन कम होनी शुरू होती है, 1 पे आती है या 0.9 पे आती है, आप उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप साइड से वाटर इंजेक्ट करते हैं प्रेशर के साथ। जो ऑयल वेल आपका होता है ना, उसके साइड में एक और ड्रिल करते हैं, और उसके अंदर नीचे पानी आप करते हैं। वो पानी जो है तेल को नीचे जाके, क्योंकि पानी जो है हैवी होता है डेंसिटी के हिसाब से देखें, और ऑयल की डेंसिटी जो होती है क्रूड ऑयल की वेरी करती है, ये 0.7 भी हो सकती है, 0.7 से लेके और ये 0.95 0.94 तक होती है। पानी की डेंसिटी जो हम लेते हैं यूनिवर्सली 1 लेते हैं। तो जब ये 1 का पानी जाता है उसके नीचे, तो वो तेल को ऊपर धक्का दे देता है, तो आप ऊपर से तेल निकाल लेते हैं। तो ये एक दूसरा इस्तेमाल बढ़ जाता है। ठीक है। पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है ऊपर लाने के लिए। तो आप जो वाटर रिसोर्सेज इंसानों के इस्तेमाल के लिए कम पड़ रहे हैं, उनका आप बढ़ाते बढ़ाते आप इसके अंदर डाल के आप इसको इस्तेमाल इसका आपका बढ़ जाता है, और पानी की आपका खर्चा आपका बढ़ता चला जाता है। और जो फसलों के लिए आपको पानी चाहिए, जो इंसानों के लिए आपको पानी चाहिए। बाय द वे, मेरा एक सवाल है कि एक इंडिविजुअल के लिए कितने लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है दिन के अंदर? कितना पानी होना चाहिए? एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है इसका, जो कि 2 लीटर। जी, 2 लीटर्स। ये तो पीने वाला पानी है भाई, आपके गुर्दों को सही रखने के लिए। मैं आपकी अच्छा रिक्वायरमेंट ठीक। की बात कर रहा हूँ। रिक्वायरमेंट में, आपकी पानी की रिक्वायरमेंट में आपके शावर भी आ जाता है, आपके घर में जो बर्तन धुलते हैं वो भी आ जाता है, आपके घर में जो कपड़े धुलते हैं वो भी आ जाता है, आपके लॉन में जो पानी दिया जाता है वो भी आ जाता है। क्या रिक्वायरमेंट है? सर डीएचए 30 में तो टू सबसे 40 कम लीटर रिक्वायरमेंट होती होगी। सॉरी? मैं कह रही हूँ डीएचए में सब बहुत कम होती होगी, क्योंकि यहाँ पानी पैसों का मिलता है। नहीं, वो तो है, लेकिन एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है ना, जो कि हमें डब्ल्यूएचओ ने हमें दिया हुआ है पूरी दुनिया के लिए बना के। देखें, अब आप जब ये पढ़ते हैं ना मुख्तलिफ इंडेक्स के, हम एजुकेशन इंडेक्स में यहाँ आए, हम ह्यूमन इंडेक्स में यहाँ आए, ये सारी चीजें जो होती हैं पॉवर्टी इंडेक्स में कहाँ आ रहे हैं, ये जो इंडेक्सेस बनते हैं, इसके कुछ पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं। जैसे अच्छा। कि इकोनॉमिक इंडेक्स में हम कहते हैं ना, पॉवर्टी लाइन क्या है? आप जरा बताएंगे मुझे कि गुर्बत की लकीर जिसको हम कहते हैं वो क्या है? एनीबडी? पर 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 डॉलर इनकम 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 शायद कितनी? इनकम पर कैपिटा, इनकम पर कैपिटा होता है सर मेरे ख्याल में। नहीं, देखें, एक फैमिली है 5 आदमियों की, ठीक है, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। तो अगर उस फैमिली की इनकम, कंबाइंड इनकम अगर उनकी $5 पर डे से कम है, तो दैट फैमिली इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये पॉवर्टी लाइन की आपकी डेफिनेशन है। $1 पर पर्सन आपके पास होना चाहिए, जिसको हम गुर्बत की लकीर कहते हैं ना।
कि जी ये अब पाकिस्तान में भी कहता है 45% फैमिलीज ऐसी हैं कि जिनकी इनकम जो है $1 पर पर्सन से कम है, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली ज्यादा होती है ना, बड़ी बड़ी फैमिलीज होती है ना। मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, गाँव देहात के अंदर आप जाके देखें तो एक फैमिली के अंदर आपको 7 लोग भी मिल जाएंगे, आपको 12 भी मिल जाएंगे, आपके ज्यादा लोग मिलते हैं, तो वो आपकी पॉवर्टी लगती है। इसी तरीके से पानी का भी एक फार्मूला है, जो आप ह्यूमन डेवलपमेंट HDI निकालते हैं ना, उसका भी एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है कि अगर आपके लोगों को इसमें देखें, ये बड़े वाज़ेह वो बताते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट 220 लीटर पर पर्सन पर डे है, यानी 40 गैलन समझ लें आप कि आपको दिन में पानी चाहिए। ये इसकी पूरे ये सिर्फ ये नहीं कि आप शावर के अंदर जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट है, कपड़े, ओवरऑल जो है आपको पानी पीने के लिए 2 लीटर, आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि 2 लीटर पानी मिनिमम हर इंसान को पीना चाहिए इन ऑर्डर टू सेव देयर किडनीज। लेकिन इसके अलावा और भी तो काम है ना, आपके घर में पौधे भी हैं, आपके घर में कपड़े भी धुल रहे हैं, आपके घर में बर्तन भी धुल रहे हैं, आपकी शावर भी ले रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे मिस सनम बैठी हुई है यहाँ पे, अब ये बच्चे को बाथरूम में खड़ा करके या भी वो आधा घंटा पानी बहा रहा है, इनको पता ही नहीं कि उसने कितना पानी बहा दिया, यू नो, या कंट्रोल नहीं करते। यही आप फिर मैं कहूंगा तो गैर अखलाकी बात होगी, लोग नाराज हो जाते हैं। कभी मस्जिद के अंदर जरा वुजू करते हुए देखिए जरा लोग किस तरह पानी बहा रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह ने तो ये हुक्म नहीं दिया ना कि तुम जो है एक वक्त वुजू करते वक्त जो है 10 लीटर पानी बहा दो। मतलब नलका खुला हुआ है फुल स्पीड से और बराबर वाले से दुनिया की बातें कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, यू नो, दैट इज अवर साइकी ना। तो टोटल जो रिक्वायरमेंट है आपकी एवरेज 200 लीटर पर डे आपको पानी होना चाहिए। अगर घर में 5 अफराद हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको 1000 लीटर पानी चाहिए। ये एक फार्मूला है जिसके ऊपर वो चल रहे होते हैं, तो ये पानी की रिक्वायरमेंट है। अच्छा भाई, मेरे पास ये टाइम खत्म हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि मेरा, क्योंकि यूनिवर्सिटी पैसे नहीं देती, पिछले सेमेस्टर के पैसे नहीं दिए, मैं कहाँ से इसको खरीदूं। जूम जो है नया वाला खरीदना पड़ता है ना $45 का, तो या तो आप लोग चंदा करके मुझे $45 दे दें तो मैं अनलिमिटेड ले लूंगा, या ये यूनिवर्सिटी से कह दें। ठीक है, ठीक है, तो मैं जैसे इसको रिकॉर्डिंग को सेव करके मैं वापस आता हूँ। ओके, आप लोग जाइएगा नहीं, जब वापस आऊं तो ये ना हो 7 की जगह 5 लोग बैठे हुए हैं। नहीं आ नहीं जाएंगे नहीं सर, 10 मिनट नहीं सर। ओके।